नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रियल तरुण पे। दोस्तों, आज की खबर बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक और दर्दनाक है। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी जो अभी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात दिल का दौरा आने की वजह से निधन हो गया। अपने घर में वो बीमार अवस्था में थे। उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से उनका सार्वजनिक जीवन लगभग समाप्त हो चुका था और घर पे वो सोए हुए थे और सोते हुए में ही उनके शरीर की कोई हलचल ना देखकर उनके परिवार वाले उनको एम्स में ले गए और बेहोशी की हालत में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 92 साल उनकी उम्र थी। मेरा जो जीवन रहा, मेरे जैसे लाखों करोड़ों इंडियंस का, वो उनके साथ अटैच रहा। उनको भूल पाना इतना आसान हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। उनका जीवन हम किस नज़र से देखते हैं, वो मैं अपनी नज़र की बात कर सकता हूँ, अपने नज़रिए की बात कर सकता हूँ। तो आम तौर पे जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है और इस लोक से परलोक सिधार जाता है, तो लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और करनी भी चाहिए। उसके बारे में कोई भी नकारात्मक बात करने से लोग बचते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जो कुछ उसने किया इस धरती पे किया, इसके बाद वो चला गया तो चला गया, अब उसके बारे में जो बात करो अच्छी बात करो। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व का इस तरीके से जाना जो होता है ना, तो एक विश्लेषण का भी आपको मौका मिलता है कि उसके जीवन जो है क्या हमें सीख दे के गया और क्या उनकी नीतियां जनता के प्रति क्या थी और क्या नीतियां उनके जनता के खिलाफ थी। तो खिलाफ के बारे में तो आगे कभी बात कर लेंगे। अभी मैं बात करता हूँ मनमोहन सिंह एक शख्सियत के रूप में किस तरीके से मेरे जीवन को प्रभावित किए, मैं बताना चाहूँगा आपको। दोस्तों, मनमोहन सिंह से मेरी याददाश्त अगर देखी जाए एज ए इंडिविजुअल, तो वो ये रही कि मैंने 1 रुपये का नोट एक बार देखा था और उनके ऊपर उनके हस्ताक्षर देखे थे। संभवतः उस टाइम वो आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले वो शायद भारत सरकार के वित्त सचिव थे। उसके बाद वो आरबीआई के गवर्नर बने। उसके बाद मैंने उनके 2-4 नोट वगैरह मैं देखता था अपने मेरे फादर के पर्स से। जब हम लोग पैसे मेरे पापा देते थे गिनने के लिए, तो हम लोग गिनते थे, तो देखते थे कि 10 रुपए के पुराने नोट पे उनके आज भी, अब तो खैर वो नोट मिलने नामुमकिन सी बात है, पर बहुत समय तक हमने देखा। तो वो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। यहाँ से मैं उनको जानता हूँ, मेरी याददाश्त यहाँ से है, 90s की बात है। उसके बाद 92 में उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक्चुअली ही वॉज ए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक ही वाज ए एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन आल्सो। वो पॉलिटिक्स में कभी नहीं आना चाहते थे, नहीं तो उनके पास बहुत से रास्ते थे। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इंग्लैंड में हार्वर्ड में पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे। अब ये तो खैर एक टेक्निकल पर्सन ही बना सकता जिसने उनके ऊपर आत्मकथा लिखी हो, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उसके बाद 92 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं भारत के। शायद 2100 किलो सोना हमारे देश का जो है बाहर विदेशों में गिरवी रखा हुआ था। ऐसी विकट परिस्थिति में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु के बाद अल्पमत की जब सरकार बनी, उस समय कांग्रेस के 232 सांसद हुआ करते थे। तो 232 सांसद चुन के आए 92 के इलेक्शन में। कांग्रेस फर्स्ट चॉइस वाज सोनिया गांधी, बट उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने अपना पति खोया, देवर खोया, अपना सास खोया, अब मेरे अंदर ताकत नहीं बची कि मैं किसी परिवार के किसी और व्यक्ति को मैं खो दूं, या मेरी जान चली जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैं अब राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, मेरी तरफ से आप किसी को बना लो। तो फिर कांग्रेस का जो भी संसदीय दल था उसका जो नेता बने वो बने हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने अपना जो कार्यभार मतलब इलेक्ट हुए वो, तो उन्होंने सबसे पहले जो है वित्त मंत्री का चुनाव किया कि भाई मेरा वित्त मंत्री कौन होगा, क्योंकि देश उस टाइम बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि देश को अपने इंपोर्ट बिल देने के लिए 100 किलो सोना ब्रिटेन की IMF की ब्रांच में गिरवी रखना पड़ा। ये न्यूज मुझे अच्छे से याद है। मेरे फादर डेली अखबार पढ़ते थे, तो जनसत्ता का अखबार आता था और वो मेरे पापा ने पढ़ते हुए मेरी माता जी से कहा कि भाई देश जो है ना बहुत बुरे हालात में है, अब देश का हालात और बुरा होगा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि देश को खर्चा चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। इस स्थिति में मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री बनते हैं। मनमोहन सिंह ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया था कि जी मुझे नहीं पता था कि मैं भारत का वित्त मंत्री बनने जा रहा हूं, मुझे अचानक राव साहब ने फोन किया कि भैया शाम को शपथ ग्रहण समारोह है और आपको आना है, मतलब पॉलिटिकल जो ड्रेस होती है उसको पहन के, और जो है आप शपथ ले रहे हैं, यू आर द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Narasimha Rao ji said, no, you go and get dressed up and come for the swearing in ceremony. So that's how I became the finance minister. People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. बहरहाल उसके बाद जब वो कांटों भरा ताज उन्होंने अपने सर पे लिया,
तो उन्होंने ये बात मनमोहन सिंह ने राव साहब से कही कि सर मैं उसी शर्त पे वित्त मंत्री बनूंगा जब आप मेरे काम में किसी भी तरह की कोई टोका टोकी नहीं करेंगे, मुझे फ्री हैंड देंगे। बहरहाल राव साहब ने उनकी सारी बात को स्वीकार किया और वो वित्त मंत्री बने। अब वित्त मंत्री बनने के बाद जो है कि आने वाले 5 साल मनमोहन सिंह ने बहुत मेहनत की 91 के बाद काफ़ी मेहनत की। और उस समय ही हर्षद मेहता का शेयर घोटाला, प्रतिभूति घोटाला हुआ था। बहुत चैलेंजेस से इंडिया जूझ रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह वगैरह बहुत कुछ था। रेड टेपिज्म था, लाइसेंसिंग राज था, इंस्पेक्टर राज था, बिजनेसेस मतलब समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस में जाना नामुमकिन सा था। और जो गवर्नमेंट प्लेयर थे जिनके बहुत बड़े बड़े सरकारी सार्वजनिक उद्यम थे वो घाटे में चल रहे थे। तो उन्होंने इस नेक्सस को पूरा तोड़ा, भारत को ग्लोबलाइजेशन की तरफ धकेला, बल्कि खींच के ले गए वो, और भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया उन्होंने। और डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट नाम की नई क्रोनोलॉजी इंडियन पब्लिक को समझाया उन्होंने कि भाई हमारे यहाँ पर आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने न्योता दिया, बहुत बड़े देशों को न्योता दिया, बहुत सारी दुनिया के देशों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि इंडिया जो है एक ह्यूज पॉपुलेशन वाले कंट्री है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी उनके आने के बाद एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हमारी इकोनॉमी रफ्तार पकड़ गई। अब उसके बाद जब 96 का इलेक्शन राव साहब जब हार गए तो जाहिर सी बात है फिर मनमोहन सिंह के पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। वो हर बार राज्यसभा में सांसद बन जाते थे। 2004 में जब शाइनिंग इंडिया का कैंपेन फिस हो गया बीजेपी का, तो उसके एनडीए का, तो उसके बाद जब एनडीए गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिला तो नेचुरल सी बात है यूपीए की एक अलायंस बना और यूपीए में जो है सबने सोनिया गांधी को नेता चुना। लेकिन सोनिया गांधी ने एज इट इज़, इस बार भी कोई मुद्दा था विदेशी और गैर विदेशी का, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है प्राइम मिनिस्टरशिप को ठुकराती हूं और मैं नहीं चाहती कि देश में कन्फ्यूजन का माहौल बने। तो उसके बाद जो है उन्होंने वो पद लेने से मना कर दिया, जैसे 91 में लेने से मना कर दिया था। इसके बाद फिर कांग्रेस ने तलाश की कि भाई किसको फिर प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। तो पिछला एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि राव साहब जो थे, पीवी नरसिम्हा राव साहब जो थे, वो गांधी परिवार के प्रति उतने ज़्यादा लॉयल नहीं निकले आफ्टर टेकिंग ऑथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस को क्या चाहिए था? एक यस-मैन। और वो यस-मैन कौन थे? मनमोहन सिंह। दावेदार कौन थे? प्रणब मुखर्जी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी सीनियर मोस्ट थे और उनके अंदर काबिलियत थी। और नो डाउट अभी भी लोग कहते हैं कि अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो वो देश के अब तक के सबसे कामयाब प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन प्रणब मुखर्जी के साथ क्या था? वो यस-मैन नहीं थे, यानी जी हजूरी करना उनका नेचर नहीं था। और एक बार वो कांग्रेस को छोड़कर जा भी चुके थे, तकरीबन 89 या 87 की बात है। तो फिर एज यूजुअल राज्यसभा में वो सदन के मतलब विपक्ष के नेता थे और जो है उनको चांस दिया गया मनमोहन सिंह को, और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और देश के नए सरदार बने। अखबारों में हेडिंग्स आई कि देश के नए सरदार, और जो है उसके बाद उन्होंने ओथ लिया। और इस बार भी उनका कार्यकाल काफ़ी कुछ बहादुरी भरा रहा, क्योंकि अल्पमत में यूपीए थी और उन्होंने फिर यूपीए को यूनाइटेड किया, यूपीए गवर्नमेंट को सक्सेसफुली 5 साल रन किया। और मनरेगा जैसे प्रोग्राम उनके ही अंडर हिज प्रीमियरशिप ये सब चीज़ें आई, जैसे मनरेगा हुआ, आरटीआई हुआ, और भी ग्लोबल जैसे परमाणु डील हुई। और वो एक सख्त प्रशासक के रूप में भी अपनी छवि दिखाए। जब परमाणु डील के ऊपर उनकी सरकार से लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन मनमोहन सिंह ने साफ कह दिया कि भाई चाहे कुछ हो जाए, चाहे सरकार चूल्हे में जाए, लेकिन मैं ये डील करके रहूँगा, क्योंकि परमाणु डील अमेरिका के साथ अगर हो जाती है तो आने वाले भविष्य में हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि परमाणु एटॉमिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा चीप होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है और सस्टेनेबल भी होती है। 2008 में जो है 23 जुलाई को ये बिल पास हुआ। ये दिन मुझे इसलिए याद है कि उस दिन मेरी डॉटर का जन्म हुआ, मेरी पहली बेटी का। और समर्थन दिया किसने? समाजवादी पार्टी ने। इसके बाद मनमोहन सिंह की कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि 99 में राहुल गांधी जी जो राजनीति में आए तो उस समय वो नए थे। तो राहुल गांधी नए थे तो उनको उतना ट्रबल नहीं करते थे, और सोनिया गांधी जो है तथाकथित रूप से जो है वो सरकार बैकडोर से चला ही रही थी। तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, कोई ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जब सेकेंड यूपीए आया, यानी सेकेंड जब 2009 में चुनाव हुए, तो यूपीए ने थम्बिंग मेजोरिटी से फिर सरकार बनाई और प्रधानमंत्री कौन बने?
मनमोहन सिंह। सेकंड कार्यकाल उनका काफ़ी दिक्कत भरा रहा क्योंकि मीडिया उनके पीछे पड़ गया, भ्रष्टाचार के कई आरोप उनके ऊपर लगाए गए, उनके ऊपर मतलब उनकी सरकार के ऊपर। नो डाउट मनमोहन सिंह की एक छवि बेदाग प्राइम मिनिस्टर की, बेदाग पॉलिटिशियन की रही। वो मरते दम तक अपनी इस छवि को बचाकर रखने में कामयाब रहे, लेकिन उनके लीडरशिप पे हमेशा सवाल रहा कि उनके हाथ के नीचे, उनके नाक के नीचे लोग रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते रहे। हालांकि वो मामले अब 2G, 4G, कोलगेट ये जो चल रहे थे उनका क्या हुआ उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन एक नैरेटिव सेट हो गया कि यूपीए की गवर्नमेंट जो है भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। और वो नैरेटिव स्थापित कब हुआ? जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सेकेंड टर्म में एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे। हालात इतने खराब थे कि मैं आपको बताऊं कि उन पर कितना प्रेशर था कि वो वॉशिंगटन में बराक ओबामा के साथ व्हाइट हाउस में एक मीटिंग में थे और सडनली एक पत्रकार उनसे एक स्टूपिड सा सवाल पूछता है, जिसको सुनकर मनमोहन सिंह एकदम जो है अवाक रह जाते हैं, मुंह खुल जाता है उनका। कि वो उनसे पूछता है कि सर आपको पता है आपके देश में आपकी पार्टी का लीडर राहुल गांधी आपके ऑर्डिनेंस को बोल रहा है कि इट शुड बी टोर्न अप एंड थ्रोन अप, व्हाट इज़ योर स्टैंड? अब वो एकदम हक्के बक्के रह गए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि ठीक है, कैबिनेट का फैसला कैबिनेट का होता है, हम जाएंगे, वी विल सी दिस। क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि ये बात किसी आम आदमी ने नहीं बोली, ये बोला किसने है? युवराज ने, महारानी के बेटे ने। I have seen Mr. Rahul Gandhi's statement. He has spoken. He is not. He is written to me on this subject also. When I go back, I will discuss these matters with Mr. Rahul Gandhi. तो जो है ये भी सीन हमने देखा। हुआ यूं था कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि प्रणब मुखर्जी वाज नॉट ए यस मैन। तो प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बनते हैं उस टाइम एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि भाई जो भी पॉलिटिशियन जो है अगर वो किसी भी चीज़ में कन्विक्टेड होता है किसी अपराध में, तो वो 10 साल तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनाव से दूर रहेगा। अब इसमें 2 बंदे नप गए उनके, एक इमरान मसूद के चाचा और दूसरे लालू यादव। तो रूल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू हो गया, अब आज से इनकी सदस्यता भी चली जाएगी। लालू जो थे वो सोनिया गांधी के प्रमुख सिपह सलार थे उस टाइम, तो बहुत प्रिय थे। तो सोनिया गांधी ने क्या किया, रात के समय पे एक ऑर्डिनेंस मतलब कैबिनेट से पास करवाया और उसको भेजा राष्ट्रपति को साइन करने के लिए, इस पे साइन कर दीजिए कि ये कानून मान्य नहीं है, अब हमारी तरफ से नया कानून आएगा। प्रणब मुखर्जी तो ताक में बैठे हुए थे, उन्होंने कह दिया मैं साइन नहीं करूंगा। तो नियम यह कहता है कि एक बार आप भेज दोगे, अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करता, दोबारा फिर कैबिनेट भेजेगा तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बार भेजने की नौबत नहीं है क्योंकि मीडिया में ये बात बहुत ज़्यादा उछल गई। तो अजय माकन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी पे अचानक से राहुल गांधी की एंट्री होती है। ये क्लिप मैंने लाइव देखा है। राहुल गांधी से जब पूछा जाता है तो राहुल गांधी एकदम इमेच्योर पॉलिटिशियन की तरह बोलते हैं, इट शुड बी थ्रोन अप एंड थ्रोन अप। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. हालांकि राहुल आइडियोलॉजिकली, सैद्धांतिक रूप से राहुल का फैसला सही था कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने वाला कोई कानून नहीं बनना चाहिए। कानून गलत नहीं है, अगर आप किसी चीज़ में कन्विक्टेड हैं तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली राहुल गांधी गलत हो गए और मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी। बहरहाल किसी तरीके से मनमोहन सिंह इंडिया आए, फिर इस मामले को लपेटा गया और फिर जो यूपीए की साख गिरी, तो फिर जो यूपीए हारी है उसके बाद तो अभी तक तो स्ट्रगल कर ही रही है। 15 साल के लिए तो आउट हो ही चुकी है, अब आगे देखा जाएगा। मनमोहन सिंह कई मामलों में आज के प्रधानमंत्री से बिल्कुल अलग थे। जो कमियां थी मैं आज डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जैसे लोगों की जो अथॉरिटी थी उसको स्वीकार करते हुए उनके साथ मैनेज करके देश के लिए कुछ अच्छे काम किए। कांग्रेस में इंडिपेंडेंट होकर काम करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुछ आज़ादी या ख्याल का उन्होंने इस्तेमाल किया, कुछ मतलब मिलनसार व्यवहार था, उसकी वजह से उन्होंने मिलजुल के कुछ काम तो निकलवाया। जैसे मैंने आपको आरटीआई का बताया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स जो हैं वो तो हैं ही हैं, प्लस में जो है उनका मनरेगा वाला प्रोग्राम तो खैर सोनिया गांधी का पेट प्रोजेक्ट था, और भी बहुत से काम हैं, मैं गिनवा सकता हूँ आपको बहुत देर तक। लेकिन कहीं कहीं मनमोहन सिंह से चूक हुई, जिसका खामियाजा कांग्रेस ही नहीं देश भी भुगत रहा है। जैसे उन्होंने एक सम्मेलन में बोल दिया अल्पसंख्यकों के कि इस देश के सभी नेचुरल संसाधनों पे सबसे पहला हक माइनॉरिटीज़ का है। माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have
the first claim on our resource. अब ये एक स्टेटमेंट जो है ना कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। आज भी बीजेपी उनके इस स्टेटमेंट को कभी ना कभी चला देती है कि देखो भाई ये कह रहा है कि देश के संसाधनों पे किसका अधिकार है, मुसलमानों का पहले है, बाद में हिंदुओं का है। हिंदू भड़क गए, उनको लगता है भाई माइनॉरिटी हम मेजोरिटी हैं, पहला हक तो हमारा ही है, और ये जो मुसलमान बने ये भी तो पहले कभी हिंदू ही थे। तो ये मतलब जो है ना हिंदू मुस्लिम करने की शुरुआत जो है ना कांग्रेस ने शुरू की, और इसका बहुत बड़ा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं बीजेपी ने किया, मेरी नज़र में कांग्रेस ने शुरू किया, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। एक तो मैंने ये इनका स्टेटमेंट सुना, दूसरी इनकी सबसे बहादुरी ये थी कि भाई ये मीडिया से बिल्कुल मिलते थे, बड़े ही सरल सौम्य थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने किए शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने की हो। हर सवाल का वेलकम करते थे और मीडिया का खुल के जवाब देते थे, और शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। उस समय तो बच्चा था मैं, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो इनके कांग्रेस जब ये नेता रूप के रूप में जब जवाब दिया करते थे, सदन के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, तो सरकार की तरफ से जब भी इनका जवाब आता था कोई ना कोई शेर आता था। जैसे कि सुषमा स्वराज जब लीडर ऑफ अपोजिशन थी तो उन्होंने इनसे सवाल किया एक बार कि भाई आपके रहते रहते 2G कैसे हो गया या फाइलें कैसे चोरी हो गई, तो इन्होंने बोला कुछ जवाब देने की कोशिश की होगी, तो सुषमा स्वराज ने कहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता ये कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। अब बड़ा हल्ला हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह जी बाहर आए और प्रेस से मिले तो उन्होंने कहा कि 1000 जवाबों से अच्छी मेरी ये खामोशी, इसने कई सवालों की आबरू रखी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो इस तरीके के थे हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उनको देश हमेशा याद करेगा, उनकी ईमानदारी, उनकी सरलता, उनकी सौम्यता और लोगों से मिलने जुलने की उनकी जो आदत थी, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। कोई दूसरा मनमोहन नहीं होगा, ना कोई दूसरा ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा। मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से मनमोहन सिंह जी को हार्दिक हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।